फिर धीरे धीरे उस स्टेप से हम एनसीईआरटी में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसमें पिछले क्लास में हम लोग चले थे फ्रांसीसी क्रांति के 4 चरण। अभी एनसीईआरटी में बांटा हुआ नहीं है, अभी एनसीईआरटी में खोजो पता नहीं मिलेगा, ये हम सुविधा के लिए बांटे हैं ताकि उतार चढ़ाव समझ सको। तो इसमें हमने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति का मुद्दा क्या था, किस लिए हुआ। तो इसका मुद्दा था समानता, इसका मुद्दा स्वतंत्रता नहीं था, फ्रांस किसी के गुलाम नहीं थे, सिर्फ मुद्दा था कि हमें सबके समान कानून चाहिए, कानून सब समान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए हम लोगों ने देखा कि पहले से बुर्बो वंश का शासन चल रहा था और बुर्बो वंश में लुई 14वां तक काफी टाइट बढ़िया शासन की। 15वां से थोड़ा कर्ज शुरू हो चुका था, कारण 15वां सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल, और जब लुई 16वां आया तो इसके समय स्थिति बड़ा खराब हो गई। और यही खराब स्थिति में हम लोग को पहला चरण पढ़ना है संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा रहेंगे, राजतंत्र माना जाए, लेकिन निरंकुश राजशाही को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र की बात होगी 89 से लेकर कब तक, 92 तक। उसके बाद ये जो चरण देख रहे थे उग्र गणतंत्र, इस चरण में राजा को ही मार दिया जाएगा और इस चरण में होगा कि राजतंत्र नहीं, हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, गणतंत्र होगा, और ये काफी उग्र मारधार एक्शन से भरपूर चरण है, याद है ना सबको। और इस चरण में हम लोगों को याद है कि इसमें निम्न वर्ग का प्रभाव है, यहाँ मध्य वर्ग, यहाँ निम्न वर्ग, फिर धीरे धीरे मध्य वर्ग ही आ जाते हैं और उदार गणतंत्र बनाते हैं 95 से 99। यही 99 के बाद नेपोलियन के साम्राज्यवादी सिस्टम शुरू हो जाते हैं जो 1814 तक चलते हैं। तो आज हम लोग चारों चरण को आज के क्लास में कंप्लीट करें, यानी आज के क्लास में आपको फ्रांसीसी क्रांति के चरण खत्म हो जाए तब इसके प्रभाव पढ़ने, यानी अगले क्लास में ये पूरा खत्म हो जाए। तो अगला क्लास आपका अंतिम क्लास होगा फ्रांसीसी क्रांति पहला लेसन खत्म, तब सिखाएंगे पहला लेसन को कैसे सेल्फ स्टडी करोगे, कैसे नोट्स बनाओगे, उस पर भी आपके क्लासेस हो जाएंगे, और तब पहला लेसन से टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब में नहीं, लेकिन हम इसमें जितनी कहानियां सुनाए हम खुद से क्वेश्चन बैठा के टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट तो सही बनेगा ना सबसे, तो तब बनने लगा, तो मतलब लेसन आपका खूब बढ़िया कमांड हो गया। तो चलिए जीरो से हम लोग शुरू करें, एक एक करके देखें। पहला नंबर चरण का नाम था संवैधानिक राजतंत्र, पिछले दिन सुना हुआ था लेकिन फिर से तेजी में सुना दे। लुई 16वां कर्ज में डूब चुका था, इतना कर्ज हो गया कि उसकी मजबूरी हो गई कि फिर से नया हमको टैक्स लगाना, और नए टैक्स लगाने के लिए उसके पास एक संस्था थी स्टेट जनरल, जिसको प्रतिनिधि सभा का। इस प्रतिनिधि सभा में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट तीनों के लोग भाग लेते थे और वहां जो कानून बनेगा वही मान्य था। इसकी बैठक 175 सालों से नहीं बुलाई गई थी, लेकिन जब इसकी मजबूरी हो गई तो 1614 के बाद 175 वर्षों के बाद 5 मई 1789 को इसने स्टेट जनरल की बैठक बुला डाली। इस बैठक में प्रथम स्टेट माने पादरी की ओर से 300 व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन हुआ, द्वितीय स्टेट कुलीन की ओर से भी 300 थे, और तृतीय स्टेट सर्वसाधारण की तरफ से 600 थे। हाँ, उनका पहले से संविधान में फिक्स था कि एक जनसंख्या के बदले इतने लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस पहले से फिक्स सिस्टम जो 175 साल पुराना। और ये 300 में जो अमीर है, जो टैक्सेशन इसमें दे रहे हैं, बुद्धिजीवी इसमें जो ज्यादा है, 600 वही आएंगे जो उन सभी में समझदार। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था हार्ड एंड फास्ट जो टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे सक्रिय की बात चले। तो वो अमीर लोग इसमें जो भी आ रहे हैं सब अमीर है, हर रिप्रेजेंटेशन। पादरी में भी कई पादरी बड़ा अमीर है, कुलीन एकदम उच्च कुलीन भी अलग है, गरीब कुलीन भी अलग है, तो उन लोग को भाग्य नहीं लेना। बाकी इसमें भी जो सर्वसाधारण है उसमें 600 जो आएंगे, आपको समझाए थे कि गरीब सबका 40,000 चिट्ठी लेके आए थे, गरीब को नहीं आना था, उन लोग को जो समस्या है लिख के दो, 40,000 चिट्ठी लेके आए थे कि वहां बढ़िया से पढ़े। और विवाद किस बात पर हुआ, पुराना कानून एक ही चीज कहता था कि हर स्टेट 300 मिलकर एक वोट देगा, ये 300 मिलकर एक वोट देगा और 600 मिलकर एक वोट देगा, अब तक यही होता था। और जब ऐसा वोटिंग होता था तो उसमें होता क्या था, एक वोटी और एक वोटी, पादरी कुलीन हमेशा साथ 2 वोट, ये बेचारा 600 है, एक वोट मुंह लटका के चला जाता। तो हमेशा अब तक यही हो रहा था। लेकिन इस बैठक में आपको बताया था कि पहली बार इन लोगों का कहना था कि नहीं, रूसो ने एक थ्योरी दिया और वो था कॉमन विल सिद्धांत। कॉमन विल सिद्धांत याद है ना, कि सब की राय ली जाए। अब ये 600 मिला के एक नहीं हो, अब इसमें हम कहें कि सब का वोटिंग, जैसे हम कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आए कि हम एक रसगुल्ला लाए कुछ और कहें कि खिलाना है और किनको खिलाया जाए, इसके लिए एक ही पक्ष को खिलाया जाए, और पूरे लड़के लोग मिलकर के वोट एक देंगे कि हम लोग को कि उधर, और लड़के लोग पूरे मिलकर एक लड़का वोट दे दो कि किधर। तब अब एक एक वोट रहेगा और कहेंगे टाई कर जाएगा तो फिर इधर, तो फिर तो अलग मामला हो जाएगा। तो अब लड़के लोग अगर संख्या में ज्यादा रहेंगे तो क्या मांग करेंगे कि नहीं वैसा नहीं सर, सबका एक मिला के वोट नहीं, सबका हाथ उठाइए, ज्यादा जिधर लड़का लोग खाएगा जी कितना हाथ तो ज्यादा उठ गया, गर्ल्स लोग खाएंगे इधर कम गया, तो इसलिए बच्चा लोग लड़का लोग खाएगा, लड़के लोग खिला लेंगे, उन लोग देखेंगे खाली। और अगर वर्ग वाइज वोटिंग कर देंगे कि इतने वर्ग से एक है, तब तो भीड़ का कम भीड़ से भी मामला बराबर हो जाएगा। यही डिमांड हुआ इस बैठक। इन लोगों ने मांग रखा कि नहीं, एक व्यक्ति एक वोट, और जब एक व्यक्ति एक वोट की बात आई तब राजा समझ गया। इन लोग क्यों खुश थे कि हम लोग 600 में 600 ये तो शुद्ध है, और एक दो दोनों में पागल भेंट हो रहा है जो हमको सपोर्ट कर रहा है, एक भी सपोर्ट कर देगा 300 में, इसमें एक भी सपोर्ट मार देगा तो हम लोग की बात हो जाएगी। और हम लोग यही चाहेंगे कि टैक्स कुलीनों पर लगे, पादरियों पर लगे, पैसा उधर। और जब राजा नहीं माना, राजा कहा कि नहीं, वर्षों पुराना कानून है, एक स्टेट एक वोट, पब्लिक से नहीं मतलब, तो इसी भीड़ का, इसको हम लोग पेरिस की भीड़ कहते हैं। एक शब्द मिलेगा पेरिस की भीड़, कीमत समझना, सब्जी खरीदने वाला का भीड़, पेरिस के भीड़ का सेंस है ये 600 रिप्रेजेंटेटिव। इनका लीड करने वाले व्यक्ति मिराबियो, और मिराबियो खुद ही एक कुलीन है। यहां पे बताए थे आबेसी, ये जो देख रहे हो पादरी कुलीन ही लोग हैं लेकिन निम्न वर्ग के हैं, और ये 600 के इन लोग कहे कि इसकी बात मत मानो, छोड़ दो, तुम्हारे साथ भीड़ है, संख्या है। और इसी कारण से इन लोग 20 जून 1789 को, आपको याद है, सामने टेनिस कोर्ट मैदान था, टेनिस के खेलने वाला मैदान, और उसी मैदान में सभी 600 जुट गए और स्वयं को ही नेशनल असेंबली घोषित किए। ये हम ही संविधान सभा है, राजा रहेगा, लेकिन राजा का खिलाफ हम लोग तब तक करेंगे जब तक उस संविधान के अंतर्गत नहीं आएगा, उसका पावर कम करेंगे। जो चाहेगा हम लोग को इग्नोर करेगा तो काम नहीं चलेगा।
उसी बीच शहर में भी जोर जोर से सब लोग धीरे धीरे अफवाह फैलना शुरू हो गए, कुछ 100 के बंदी बनाया जा रहा है, घेर लिया है, पुलिस आ गया है, इधर हम लोग को एकदम ऐसे होगा। ये सब सुनना, भीड़ और बढ़ गई। अब इन लोग टेनिस कोर्ट में जब देखे कि भीड़ पूरी साथ है, तो इन लोग का ऊर्जा और सातवें आसमान पर। एक निरंकुशता का प्रतीक था बास्तिल का जेल। आपको बताया था पेरिस में एक जेल था, उस जेल का नाम क्या था? बास्तिल। बास्तिल एक जेल का नाम है, और ये बास्तिल जेल जो है ये राजा के निरंकुशता का प्रतीक है। क्यों? जो राजा के खिलाफ बोलता था उसको अगर एकदम कड़ा सजा देना है तो उसको बास्तिल में बंद कर दिया जाता था। और बास्तिल में समझो कि बंद करना का मतलब है कि राजा के एकदम अगेंस्ट व्यक्ति। और यही बास्तिल राजा के निरंकुशता का जब प्रतीक है, तो ये जो 600 भीड़ है, जिसको पेरिस की भीड़ कह रहे हैं, 14 जुलाई 1789 इन लोगों ने बास्तिल के जेल को तोड़ डाला। वहां से कई हथियार लूट लिए, वहां राजा के कई लोगों के सिपाहियों को मारे, उनके भी लोग मरे। वहां जो लोग बंद थे, यद्यपि बंद की संख्या बहुत नहीं थी, सिर्फ 7 आदमी बंद, लेकिन वो 7 आदमी एक प्रतीक है राजा के निरंकुशता का। तो 7 ही को छोड़ा है, प्रतीक हो गया। और यहाँ पे अब भीड़ कहे कि अब चलो धरते हैं राजा को। अब पूरी भीड़ जब राजा के पास आ गई, तब राजा विवश है, बेचारा अपना ताकत लगाया था बास्तिल के जेल में, वहीं हार गए। अब पूरी भीड़ राजमहल में घुस गई। कहां गया लुई सोलामा? पकड़ो। लुई सोलामा बेचारा डरा हुआ है। भीड़ कही कि घबराइए नहीं, मारने नहीं आए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब जो हम लोग बोलेंगे उसके अनुसार से चलना हो। लिख के दीजिए कि इन लोग को संविधान बनाने की पावर है। सोलामा बेचारा ऐसे ही डरा हुआ है, लिख दिया। इन लोग बैठ के संविधान बना रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि मेराबियो ने चालाकी किया। ये अब चालाकी क्या किया कि जिस समय बास्तिल का जेल तोड़ना था, उस समय मध्य वर्ग और गरीब वर्ग सब गए थे, लेकिन वो जान रहा था कि अगर गरीब के हाथ में स्टीयरिंग दे देंगे तो ये हुआ ज्यादा मारने लगे। कब कौन हंगामा करेगा ठिकाना नहीं है, इसलिए मध्य वर्ग के हाथ में स्टीयरिंग रहे। और उसने 1791 में एक नया संविधान बनाया, यानी पहली बार एक नया संविधान बन रहा है। वो कब है? 1791। और देखो 89 के बाद 90 91 तक संविधान तैयार हो। पहली बार कहा गया कि 25 साल कम से कम उम्र है, पुरुष है तो वोट देगा, महिलाओं को नहीं। फ्रांस में महिलाओं को अभी कोई राइट्स नहीं, इसीलिए सिर्फ पुरुष वोट देगा, वही 25 साल से ऊपर। और चालाकी समझाया, कितनी चालाकी की गई। चालाकी क्या था? तो चालाकी था कि जितने भी नागरिक हैं 2 भागों में बांटा गया, सक्रिय और निष्क्रिय। अब यही देखो दिमाग लगाया, जो व्यक्ति फ्रांस का नागरिक है और कम से कम 3 महीना का साल में 3 दिन का इनकम टैक्स में दे रहा है, तब उस सक्रिय नागरिक का वोट दे। जो तीनों दिन के इनकम नहीं दे रहा है तो तुम क्या वोट दो? और इसीलिए हम मंथ में जो कमा रहे हैं 3 दिन का टैक्स में डाल दीजिए। तो उसमें 3 दिन का टैक्स में आप दे रहे हैं, तो आपको घोषित किया गया कैसा नागरिक है? सक्रिय। अगर टैक्स नहीं दे रहा है तो निष्क्रिय, इनको कोई वोटिंग का पावर नहीं है, चाहे 25 साल हो चाहे 50 साल हो। तो चालाकी क्या था? कौन टैक्स नहीं देते? गरीब। सरकार अभी चाहे कि खाली मध्य वर्ग और अमीर की सरकार बने, तो खाली रेजोल्यूशन ले आए कि टैक्स देने वाला वोटर है, और बाकी जिनका आधार कार्ड वोटर कार्ड है वहां वोट देने जाएंगे तो उनको चेक होगा टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, तो वोट डालिए, नहीं दिया तो मुंह लटका के जाइए। तो क्या गरीब आदमी रहा कि छट गया? छट गया। उसी तरह से निष्क्रिय नागरिक करके सबको छाट दिया। फिर भी हमने बताया कि गरीबों में भी कुछ लोग, गरीब का नेता है, अमीर भी है लेकिन सोच गरीबों की तरफ है, ऐसा भी कई लोग कुलीन है लेकिन चाह रहा है कि ना बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेराबियो को देखो, कुलीन है लेकिन कह रहा है कि नहीं, कुलीन बहुत गड़बड़ करता है, हम तो खुद देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, कई वैसा भी अच्छे लोग हैं। तो इस तरह से एक वर्ग अब आता है जो इस परिवर्तन से खुश है कि हम लोग जितना चाह रहे थे मिल गया। एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि नहीं, हमारा क्रांति अभी अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, हमें कुछ और प्राप्त करना है। और जो परिवर्तन चाह रहे थे उनको रेडिकल वर्ग कहे। और रेडिकल वर्ग में 2 पार्टी हुए, एक जीरन दिस्तो और एक जैकोबियन। और जीरन दस्तो का जो हेड था ब्रिंसो, और जैकोबियन का जो हेड था, आपको याद है, रॉबस्पियर। और कहानी का प्रसंग अब देखो चेंज हो रहा है, यहीं पर अब समझना है। ये देखो अब यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। पहला चरण हम लोग देखें कि क्या पहले चरण में लोगों ने राजा को हटाने का प्रयास किया? नहीं, राजा को संविधान के तहत, नियम के तहत लाने का प्रयास किया। इसीलिए पहला चरण का नाम था संवैधानिक राजतंत्र का चरण। लेकिन अब जो तुम सुनने जा रहे हो, इसमें अब लक्ष्य थोड़ा चेंज हो। इसमें नए जो एक सदनीय विधानसभा की स्थापना हो। इन लोगों ने कहा कि देखो राजा रहेगा, राजा हमारा हेड होगा, लेकिन राजा अपने मर्जी से नहीं चलेगा। हमारा एक सदन और 2 सदन। एक सदन का मतलब खाली लोकसभा, जहां 2 सदन हो गया, लोकसभा राज्यसभा। तो एक सदन होगा और उस सदन में सक्रिय नागरिक वोट देंगे। उनके वोटिंग से जो लोग चुना के आए वो मेंबर विधान बनाएंगे, इसलिए उसको विधानमंडल कहते हैं। विधान बनाने का मतलब कानून बनाए, और जो ही कानून बनाएंगे राजा चुपचाप दस्तखत करेगा। देखिए इसी सिस्टम का नाम हो गया संवैधानिक, मतलब विधानमंडल से बना हुआ, और राजा दस्तखत करेगा राजतंत्र। यानी पहला चरण का नाम संवैधानिक राजतंत्र क्या है तो क्लियर। इस परिवर्तन से मध्य वर्ग, उच्च वर्ग खुश है कि जाने दो कोई बात नहीं, नियम बनेगा, राजा दस्तखत करेगा। इसे राजा जो चाहता था वही करता था। लुई चौदामा कहता था मैं ही राज्य हूं, मेरा हर बात कानून है, कम से कम सब लक्षण तो खत्म हो। लेकिन इसी में जो रेडिकल वर्ग थे, रेडिकल का मतलब बोलो परिवर्तन चाहने वाला, रेडिकल का मतलब क्या है? परिवर्तन चाहने वाला। इसमें 2 मेन पार्टी है, एक का नाम है जीरन दस्तो, और जीरन दस्तो का हेड नेता कौन है? ब्रिंसो। और एक जीरन दस्तो के बाद जो देख रहे हो यही है जैकोबियन। ये जैकोबियन है, और आपको हमने समझाया था कि जैकोबियन जो पार्टी है ये पार्टी गरीबों की। अब इसका जीत गया वो अलग बात है, रॉबस्पियर जीता हुआ है, लेकिन रॉबस्पियर का सोच है कि संख्या गरीबों को छोड़ा गया है जो ठीक नहीं। ये क्या है? सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक और गरीब को छांटो, सब शामिल। और ये जान के अपना पावर बढ़ाने के लिए दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, एकदम अत्यंत गरीब मजदूर, किसान, इन सबको मेंबर बनाना शुरू किया जो लोग छटे हुए। अब बताओ जो लोग छटा रहेगा उसका कोई पार्टी बनेगा तो लोग एकदम और फॉर्म में आ जाए कि वाह बहुत सुंदर है, पार्टी बना। और इस जैकोबियन दल की सदस्यता हमने आपको समझाया था कि भारत में टीपू सुल्तान ने भी ग्रहण की। और सोचो है गरीब मजदूर की पार्टी, और टीपू सुल्तान कहा कि हम भी सदस्य, तो ये नहीं समझना कि सर मजदूर था क्या, जो सदस्य बना उस सदस्य में से ही फिर लीडर बने।
तो टीपू सुल्तान, इसमें ऐसा थोड़ा कि खाली गरीब लोग ही, हमको पार्टी का है कि हम गरीबों की पार्टी है, तो अमीर लोग नहीं है उसमें, है गरीबों की पार्टी, तुम लोग शामिल हो और हम लोग ऊपर से रहेंगे, अमीर लोग हैं तो हम लोग ऊपर से रहेंगे। उसी तरह की बात यहाँ पे है। तो टीपू सुल्तान भी जैकोबियन दल का सदस्यता ग्रहण किया। अब ये दोनों जो देख रहे हो ना, जीरनदस्तो और जैकोबियन, ये लोग रेडिकल पार्टी है, रेडिकल माने परिवर्तन वाला, ये दोनों आपस में बात कर रहा है कि यार राजा क्यों रहेगा, एक सदन विधानमंडल ठीक है, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी राजा रानी के कोख से जन्म लेगा, ये क्या, हम लोग राजा भी चुनेंगे, इसको हटा दिए 2 दिन शांति हो जाए, हम लोग के क्रांति जो लक्ष्य था प्राप्त कर लेंगे। क्रांति समानता के लिए हो रहा था और 1791 में समानता की बात हो गई थी। नए कानून में कानून के समक्ष सबको समान बनाया गया। मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आपको याद है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये भी स्थापित हो चुका है, मतलब लगभग चीज हो गया, इसीलिए मध्य वर्ग खुश है, हो ही गया। और क्रांति क्या है, हम लोग किस लिए किए थे, जिस लिए किए थे पूरा हो, लेकिन इन लोग कह रहा है कि अभी नहीं पूरा हुआ। समानता तो मिल गया, कानून के समक्ष समान है, लेकिन ये जब तक नहीं हटेगा तब तक पूरा नहीं हो। और इसीलिए ये दोनों देखते देखते 10 अगस्त 1792 आते आते राजा को ही बंदी बना ली और फिर नया साइन करने को विवश किया कि लिखिए 21 साल से ऊपर सब वोट देगा पुरुष में, और कोई सक्रिय निष्क्रिय नहीं है, सब ओवरऑल। ये अब बेचारा बना हुआ है, जो घेर ले धमका दे वहीं दस्तखत करे। अब इसकी हालत तो यही ना है, जो घेर के धमका रहा है बेचारा दस्तखत कर रहा है। इस बार प्रभाव किसका है, रॉबस्पियर का, प्रभाव किसका है, ब्रिंसो का, प्रभाव किसका है, दांते का, हर्बर्ट का, ये सब मेन लीडर, और ये सब लीडर निम्न वर्ग का है। मध्य वर्ग को खुशी है, हो गया राजतंत्र, ज्यादा नहीं तंग करो, लेकिन इन लोग कह रहा है कि नहीं, जब तक हटेगा नहीं हम लोग को तसल्ली नहीं मिलेगी। और इसी के क्रम में राजा जब बंदी हो गया तो ये लोग 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा कर दी कि फ्रांस अब राजतंत्र नहीं रहा, गणतंत्र हो गया। और गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष हम निर्वाचित करेंगे, चुनेंगे। अब देखिए राजा बेचारा बंद है, अब यहां से ब्रिंसो खुश है कि जो अब चाहिए था हो गया, राजा भी हटा दिए। रॉबस्पियर को समझाया कि यार जो चाहिए था प्राप्त हो। रॉबस्पियर कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी। क्या बाकी है, तो लुईस 16वां को जब तक मार नहीं देंगे फिर कब क्या करेगा ठिकाना नहीं है, क्योंकि इसका ससुराल वगैरह से काफी तनाव आ रहा है, बगल में ऑस्ट्रिया इसका ससुराल, बगल में प्रसा मजबूत देश, सब कब हमला करेगा कौन ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए रॉबस्पियर, ब्रिंसो सब मिलके लुईस 16वां पर ही देशद्रोह का मुकदमा चलाया कि देश का ही द्रोही। और सोचो लुईस 16वां राजा है बुर्बो वंश का, 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वां को ही गिलोटिन चढ़ा दिया। गिलोटिन हमने बताया था कि बस दोनों तरफ से तख्ता, 80-100 किलो का तलवार, और किसी के भी हाथ बांध के, गर्दन बांध के, और ऊपर से तलवार गिरा देना। लुईस 16वां यही सब के साथ करता था, जो उसके खिलाफ बोले कहता था पकड़ के लाओ गिलोटिन चढ़ा, और ये दोनों मिलकर के इसी को गिलोटिन चढ़ा दी। और देखो लुईस 16वां मारा गया। अब 17वां को समझ ही रहो, कोई कहेगा भी कि राजा बनो, बनेगा, वो कहेगा यहाँ के नागरिक बहुत उदंड है और ऐसे नागरिकों का राजा मैं कतई नहीं बन सकता। और इसीलिए 17वां भी अब साइलेंट मोड में चला गया। जीरनदिस्तो और जैकोबियन ने हाथ मिलाया, मतलब ब्रिंसो और रॉबस्पियर हाथ मिलाया कि अब क्रांति ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। तुम क्रांति लाना चाह रहे हो, रिजल्ट आज, अब रिजल्ट आ जाए तो एक क्रांति हुई, इसके लिए तुम पढ़ रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, क्रांति होना शुरू हो गया। तो एक हुआ कि रिजल्ट आते ही तुमने मान लिया कि हमारा क्रांति पूरा हो गया, हम जो सोच के चल रहे थे कि हमारा सामाजिक आर्थिक थोड़ा सा चेंज होगा, तो हमने चेंज कर लिया, अब हो गया। तब एक है वहां विश्राम दे दिया कि चलो क्रांति हो गया, अब शांति से जीवन जिए। दूसरा है कि नहीं, क्रांति तो अभी और लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अभी तो नौकरी लगा है, थोड़ा और घूस इतना खींचेंगे कि गांव का 2-400 बीघा जमीन खरीदना है, उसके बाद सामाजिक भी जीवन मेरा इतना चेंज करेंगे कि 1-2 को नहीं 5-6 को शादी कर लेना है, एकदम शराब उराब इतना खींचना है कि सब कहे बहुत हाई फाई है। तो देखो क्रांति दूसरे मार्ग पर चलती। कई लोग ऐसा होता है, उसने अपने जीवन का लक्ष्य सोचा था कुछ और उसको प्राप्त जैसे हो गया तो वो दूसरे मार्ग की ओर चल दी। वही अब यहाँ होने वाला, अगर यहाँ भी रोक देता तो होता कि चलो सही सलामत रह गए। लेकिन अब यहाँ से जो कहानी अब सुनो, रॉबस्पियर के दिमाग में और खुराफात है, और यहाँ से 1793 से रॉबस्पियर ने एक नया 94 तक आतंक का राज मचा दिया। इसलिए आपसे पूछेगा आतंक राज किसके राज को कहा जाता है, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर किस पार्टी में, जैकोबियन। अब सोचो कि रॉबस्पियर का आतंक इतने हैं कि लुईस 16वां को भी गिलोटिन चाहा दी। इसका मानना है कि भय से प्रीति होता है, डर से प्रेम होगा। जो लोग है, कोई पादरी कुछ बोले लटका दो गिलोटिन। सारा चर्च घोषणा किया कि चर्च जितना है उसमें मेरा ऑफिस खुलेगा, सब चर्च की संपत्ति जब्त करो। जब राजे के लटका दिया तो चर्च के कौन वैल्यू, सारा चर्च को सोचो कि बंद कर करके और सबके भवन में अपना ऑफिस कार्यालय सरकारी खोल दी। एकदम कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश होगा। हमने बताया है कि फ्रांस का धर्मनिरपेक्ष और भारत के धर्मनिरपेक्ष अलग। भारत का धर्मनिरपेक्ष, अच्छा धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, अच्छा भारत में धर्मनिरपेक्ष मिलता है कि पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्म का मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे मैं शिक्षक तो अच्छा से आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा शिक्षक धर्म है, तो निरपेक्ष की नहीं बात। तुम विद्यार्थी हो, तुम बढ़िया से पढ़ रहे हो तो विद्यार्थी धर्म, धर्म हर किसी का है, लेकिन पंथ अलग चीज। पंथ मैंने शंकर भगवान के पास जाना तो पंथ हो गया, धर्म नहीं है। तुम जिसको धर्म मान रहे हो ना, धर्म पंथ में बहुत बेसिक थोड़ी सी अंतर। हर व्यक्ति का, कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो तुम्हारा धर्म बनता है कि अच्छे से ड्यूटी करे तब पेमेंट लेंगे, वो धर्म है, पंथ नहीं। लेकिन टीका लगा के जा रहा है तो पंथ है, धर्म नहीं। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष इसीलिए शब्द को लिखा कि धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म तो हर व्यक्ति का अपना धर्म है। अब इसमें पंथ यहाँ पे, लेकिन रफ यूज में हम लोग दोनों को साथ लेके चलते। अब फ्रांस कहता है कि हम धर्म निरपेक्ष है, मतलब सरकार के कोई ऑफिस में धर्म का निशान नहीं रहना चाहिए। मैंने अगर चर्च को हम घोषित कर दिया कि मेरा दफ्तर है तो कोई क्रॉस टंगल है पहले टांग के फेंको, कोई नजर नहीं आवे कि धर्म का ये वो निशान यहाँ है, कुछ नहीं। ये धर्म निरपेक्ष। और भारत का धर्म निरपेक्ष क्या है, सर्वधर्म संभाव, सब धर्म को लेकर धर्म निरपेक्ष होता है। तो फ्रांस जैसा समझ लो, कोई धर्म के नाम पर छुट्टी नहीं मिलता। ये हमारा धर्म है सर, आज पर्व है, पर्व है, फ्रांस धर्म निरपेक्ष जैसे काम करो, धर्म के नाम पर छुट्टी नहीं मिलेगा, चाहे कोई धर्म है। धर्म निरपेक्ष इसको कहते हैं। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, सर्वधर्म संभाव। तुम्हारा पर्व है जी छुट्टी, तुम्हारा सिख वाला क्या है छुट्टी,
यहाँ सर्व धर्म समभाव है, सब बराबर की बात है। यहाँ निरपेक्षता का टर्म थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अब जरा मजेदार कहानी सुनो। मेन हीरो अभी चल रहे हैं निम्न वर्ग का, वो हीरो का नाम क्या है? रॉबस्पियर। अभी यही रॉबस्पियर है जिनका सबको लाल पियर करके रखे हैं। रॉबस्पियर जो देख रहा हूं ना, सबके लाल पियर करके रख दिए हैं, ये आतंक का राज मचा दिए हैं जिरंदिस्तों। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इनका मेन जो था एक दल, एक जिरंदिस्तों का, ये तो हमारा जैकोबियन है, जिरंदिस्तों का जो मेन थे ब्रिंसो। ब्रिंसो अब समझा रहा है कि यार हो गया, हम लोग रेडिकल थे, उद्देश्य प्राप्त हो, हम लोग चाह रहे थे राजतंत्र आ जाए, राजतंत्र आ गया, तुम एक डेग और आगे बढ़ गया कि लुई सोलहवां पार लगा देते, गिलोटिन पर उसको भी चढ़ा दिया, अब छोड़ दो। रॉबस्पियर कहा कि वो ब्रिंसो अभी हमको बढ़ने नहीं देगा, पहले इसको मार दो। ब्रिंसो को ही मार दी कि अब एक पार्टी रहेगा तो बढ़िया से हम शासन करेंगे। और जब ब्रिंसो मर गया तो जिरंदिस्तों का बेचारा का हालत खराब है। अब जैकोबियन का दांते और हर्बर्ट बड़ा प्रसन्न है, रॉबस्पियर को कह रहा कि एकदम अब मध्य वर्ग को हटा के निम्न वर्ग का राज्य चलना चाहिए, बड़ा बढ़िया हम लोग किए। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों भी इनको अब कई जगह रोकने लगे कि यार ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। रॉबस्पियर कहा कि फिर बीच में ये नहीं, वो नहीं कर रहा है, ये दोनों को पहले हटाओ, और ये दोनों को ही मार दिया। अब ये दोनों को मारते ही एक आतंक मच गया। जो व्यक्ति अब रॉबस्पियर के खिलाफ बोलेगा वो नहीं रहेगा, वो पार लग जाएगा। इस राज का नाम है आतंक का राज। कुछ अच्छे कार्य भी किए, इन्हीं की खाली खराब काम है, इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, जिसमें एक अच्छे कार्य ये है कि इसने सबको एक नया ड्रेस दिया। कुलीन लोग का जो ड्रेस था, जो अमीर अमीर लोग थे, उनका नाम ब्रिचेस था, घुटना तक पहनते थे ब्रिचेस। इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग धारीदार पैजामा पतलून पहनेंगे और बिना घुटना वाला, हम लोग यहीं तक पहनेंगे, घुटना तक नहीं, और ड्रेस अलग, घुटना तक जो पहन रहा है उसको मारना है, और जो ऊपर तक है नीचे धारीदार है वो सही है। और यही जो धारीदार लंबी पतलून देख रहे हो, इसको कुलौत कहा। देखिए कुलौत एक टर्म मिलेगा, तो कुलौत का मतलब हो गया कि एक पैजामा और ऊपर शर्ट, एक घुटना तक नहीं जाएगा। और लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक है, कहे कि सब लाल टोपी भी पहनो। और ये जो ब्रीचेस वाला है, मतलब क्या हुआ, घुटना तक पहनने वाला, इनको सही करना। कुलीन के सब पावर खींच लिए। कई कुलीन बेचारे अपना ब्रीचेस छोड़ करके और जो है कुलौत पहन पहन के घूमने लगे। कुलौत एक इशारा था कि हम गरीब हैं, धारीदार है, लाइनिंग है, और ये जो ब्रीचेस है इशारा है कि हम अमीर हैं, घुटना तक मेरा स्पेशल ड्रेस, स्पेशल पहनोगे तो यह स्पेशल कर देगा। एक तो ही हो गया। दूसरा, पहले से चल रहा था, महाशय कहा जाता था, मॉन्सियोर, और लड़कियों को महोदया, मदाम कहा जाता था। धीरे धीरे मैडम बन, मदाम से ही क्या है, मैडम। तो ये उस समय था कि मदाम मतलब किन्हीं को बोलना है तो ये बोलना है। इसने क्या किया, कहा कि नहीं, अब कहो नागरिक और नागरिका, महिला है तो नागरिका, उनको मदाम नहीं बोलना। और नागरिका के लिए इसने शब्द दिया सितोइन, और नागरिक के लिए सितोएन। और दो शब्द है, सितोएन माने नागरिक, और सितोइन नागरिका। यानी महिला को कहा गया अब मदाम नहीं, सितोइन, और पुरुष को मंस्यूर नहीं, सितोएन। ये सब थोड़ा उपाधि, ड्रेस, ये सब निकाला। इसके आतंक को देख के पत्रकार थे, बड़ा बढ़िया पत्रकार थे, और ये पत्रकार जो देख रहे हो, डेसमोलिन्स, इन्होंने निकाला क्या, तो निकाला कि क्रांति अभी शिशु अवस्था में, अभी जो क्रांति हुई है वो बचपना में, अभी इसको बड़ा अनुशासन से पालने की आवश्यकता है ताकि वो योगी बन सके। और ये जो देख रहे हैं हम, वो अनुशासन गड़बड़ हो रहा है, और क्रांति शिशु अवस्था में ही बिगड़ने का डर। देखिए क्रांति को कह रहे हैं शिशु है, और ऐसा बच्चा है कि जिधर ले जाओ उधर चल दे, और उसके लिए चाहिए अच्छा गार्जियन। और ये जो गार्जियन मिले हुए हैं गड़बड़ है। जैसे ही लेख छपा, वैसे ही रॉबस्पियर कहा कि कहां गए डेसमोलिन्स जी को पकड़ के लाई, इसको भी गिलोटिन चाहा दी। स्वतंत्रता के अर्थ को इसने बताया, क्रांति के शिशु अवस्था को बताया, कहा इनको भी मार दीजिए। अब समझ ही सकते हो कि आतंक का राज कैसा होगा। इस प्रकार का आतंक मचा के इसने रख दिया कि सब लोग को लगने लगा कि अब मोंटेस्क्यू, इसमें पता नहीं रॉबस्पियर क्या करेगा। लेकिन 1794 में यही दांते, हर्बर्ट, इस सब का जो साथी था, यही जुलाई 1794 में धोखे से रॉबस्पियर को ही बंदी बना लिया और रॉबस्पियर को ही गिलोटिन चाहा दिया। और देखिए ये आतंक का राज खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि फ्रांस में आतंक का राज कब से कब तक है, 1793 से 94। ये मचाने वाला कौन है, रॉबस्पियर। इसका आतंक तो तुम लोग देख लिया, लुई सोलहवां से लेके पूरे सब दोस्त साथी सबको पार लगाया। लेकिन अब क्या हुआ, जो सुनो, बड़ा टर्निंग पॉइंट। हाँ, रानी भी गिलोटिन चढ़ गए। ये रॉबस्पियर जो है, रानी को भी कहा कि पकड़ के लाइए और उनको भी गिलोटिन चाहा दीजिए। तो राजा रानी सब गिलोटिन चढ़ गए, सारे मारे गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, अब टर्निंग सुनो, बड़ा ध्यान देने तुम लोग। जब बेचारा एक मरता है तो बेटी ननिहाल ना भागेगी, तुम जो है सब नानी गर्भवती बुला रही। एक बार राजा को मार देगा तो क्या तुमको लगता है कि बाकी वहां टिकेगा? देखेगा माहौल ही गड़बड़ है, फ्रांस छोड़ के फरार हो, फिर शांति होगी देन आए। इसलिए बाकी जो भी राजा उच्च घराने का है, दो चीज है, वो कुलीन भी कई अमीर है, निकल भागा। जो या तो दो ही ऑप्शन है, सुधर जाओ नहीं तो भागो। तो मैक्सिमम व्यक्ति जो भी उच्च घराने के निकले हुए हैं, यहाँ निम्न वर्ग इतना आतंक एक साल में मचा दिया कि कल्पना नहीं थी। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप सुनो, अब यहां से चालाकी से मध्य वर्ग फिर कब्जा कर कि निम्न वर्ग के हाथ में स्टीयरिंग देके देख ली क्या होता है। निम्न वर्ग जो हम समझ ली, और इसीलिए स्टीयरिंग फिर से मध्य वर्ग के हाथ में आ गया। लेकिन अब मध्य वर्ग होशियार और कह रहा है कि ऐसे नहीं, बढ़िया से उदार गणतंत्र हो। देखिए 3 चरण एकदम ध्यान रखना है। पहला चरण का नाम क्या है, संवैधानिक राजतंत्र। दूसरा उग्र गणतंत्र, अब गणतंत्र ही है लेकिन उदार। और उदार गणतंत्र के फेज को हम लोग समझे, ये 1795 के फेज में अब जरा ध्यान से सुनना है, बड़ा दिलचस्प यहाँ पे घटना है। इस समय प्रभावी वर्ग अब मध्य वर्ग रहा कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति को एक मध्य वर्गीय क्रांति कही जाती। क्या इसमें निम्न वर्ग का कुछ प्रभाव रहा? तो रहा। दूसरा चरण में निम्न वर्ग हावी हुआ, लेकिन उसने दूसरे रास्ते पर जब ले गया क्रांति को तो फिर समाप्त हो। अब मध्य वर्ग यहाँ पे जब कमान संभाले तो इन लोगों ने 1795 में एक नया फिर से संविधान लिखा, और उस संविधान में फिर वही कहे कि सब लोग वोट देगा वो सही है। लेकिन पिछला वाला में हम लोग देख ली, एक सदनीय रहने से कोई एक पार्टी
हीरो बन सकता है, कोई एक व्यक्ति महाहीरो हो जाता है, जैसा रॉबस्पियर हो गया। इसीलिए हम लोग इस विधानमंडल को दो भागों में बांटते हैं। देखो यहाँ से कहानी का टर्न अप है, इसको समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में खाली तुमको ये मिलेगा शब्द बस डायरेक्टरी शासन, बस इतने लिखा हो, वहां पर तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या लिख दिया। तो उसी के व्याख्या के लिए हम तो पूरा फुल डिटेल व्याख्या चलेंगे, उसके एक शब्द को कहां से आ रहा है ये पूरी बात चलेगी। तो देखिए 1795 में नया संविधान से वहां किया गया कि अब कोई पार्टी हावी ना हो, कोई एक व्यक्ति हावी ना हो, और इसके लिए जो विधानमंडल थे एक सदनीय उसको दो सदनीय बनाए। और जो राजा थे, अब तो राजा है नहीं, राजा तो हम लोग मार चुके हैं, गणतंत्र है, तो इसके लिए एक व्यक्ति को अगर हम चुन देंगे तो फिर रॉबस्पियर जैसा फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग 5 डायरेक्टर के हाथ में सौंपते हैं, 5 को रहेगा, सब मिलकर दस्तखत करेगा, पांचों होश में रहेगा, और इससे कोई व्यक्ति रॉबस्पियर नहीं बन पाएगा। तो बड़ा अब समझदारी किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है उदार गणतंत्र। अब इसमें किया जा रहा है कि 1795 में कि 2 सदन बनेंगे और शासन का व्यवस्था राजा के पास नहीं रखे 5 डायरेक्टर के पास होगा, और डायरेक्टर के द्वारा किया गया शासन को डायरेक्टरी शासन के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में ही डायरेक्टरी शासन डायरेक्ट लिखा। तो जैसे ही डायरेक्टरी शासन देखना तो तुम समझ लेना कि वो 5 डायरेक्टर क्यों ऐसा बनाया। पिछला रॉबस्पियर की घटना को देखकर एक व्यक्ति हेड बनने के पूरा फात मचा दी, 5 आदमी अब हेड रहेगा, शांति रहेगी, और इसीलिए 5 डायरेक्टर के हाथ में पावर दिया गया। कोई व्यक्ति कोई पार्टी अब एक्टिव नहीं, सब मिल करके डिसीजन। लेकिन बीच बीच में अब अपने में डायरेक्टर में ही फटाफटी भी कई बार हो जाए, पांचों मिल में 3 को दस्तखत किया हुआ, चौथा नहीं कर रहा, लोग कह रहा करो नहीं करेगा तुम, तो फिर लोग अपने में ही उलझ जा रहा, लेकिन कोई इसका निदान नहीं है, सब चल रहा है ठीक से। उसी बीच कहानी का एक यू टर्न है, और देखो किस्मत कहां ले जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो यहां से कहानी का यू टर्न है, और आपको खूब बढ़िया से इस कहानी को समझना है। नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्ति है जो सेना का कमांडर है, और सेना के कमांडर बना है तो इस समय हर लोग चाह रहा था कि हमारा देश जितना आगे बढ़ सके। और फ्रांस के ठीक ऊपर में एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। इस साइड में ऑस्ट्रिया, यहाँ पे आपको मालूम है एक देश है मिस्र, यही भूमध्य सागर लाल सागर से पास करते थे। अब यहाँ पे इंग्लैंड की ताकत बहुत ज्यादा थी, उसको कोई हरा नहीं पा रहा था, कारण इंग्लैंड आंतरिक सेना पर कम और नौ सेना पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इंग्लैंड को हराने के लिए नौ सेना मजबूत चाहिए, लेकिन फ्रांस की स्थिति क्या है, आंतरिक सेना मजबूत, नौ सेना कमजोर। तो क्या वो इंग्लैंड को हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। इस समय कई देश, जैसा कि हम लोग देखे कि इसमें प्रसा इन पर एकदम आंख तर रहे हैं कि गड़बड़ है। कई देश हम लोग देखे, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत यहाँ शादी हुई थी, अब कई देश इन पर है कि तुम पर हमला करेंगे। तो डायरेक्टर साहब ने नेपोलियन बोनापार्ट को डिपार्टमेंट दिया कि जाओ थोड़ा ऑस्ट्रिया को समझा के आओ। सारा देश अब एकदम सोच रहा है कि मेरा हेड जा रहा है, जीत गया है, जीत गया है, और ये गया ऑस्ट्रिया को हराया, और उधर से एकदम वीर बहादुर की तरह जब लौटा, पांचों डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट को गले लगाए कि वाह वीर रहे थे योद्धा तुम्हारे जैसे। अब देखो धीरे धीरे हीरो बन रहा है नेपोलियन बोनापार्ट। अब पांचों डायरेक्टर इसका गले लगा रहे हैं, अखबारों में गले लगते हुए फोटो आ रहा है, पब्लिक लोग अब धीरे धीरे एकदम सोच रहा है कि फ्रांस को ऊपर ले जाएगा तो यही ले जाएगा। समानता का जो मुद्दा था, वो मुद्दा जब प्राप्त हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट एक नया मुद्दा डाल दिया, और वो मुद्दा था सैनिकवाद, कि हम सैनिक में श्रेष्ठ हैं सिद्ध कर। अब लोगों के अंदर आ रहा है कि हम लोग सबसे हेड है। ये पांचों डायरेक्टर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, केवल समुद्री डाकू को सही कर दो बस। समुद्री डाकू कौन है? इंग्लैंड। यहाँ डाकू मैंने डकैत नहीं समझना, डायरेक्टर कोडवर्ड में बता रहा है कि समुद्री डाकू के खाली होश में ला दो, वो हम लोग एकदम फिट हो जाए। समुद्री डाकू मैंने इंग्लैंड जो जब चाहे समुद्र में कर ले, बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अब फिर नेपोलियन बोनापार्ट निकला कि इंग्लैंड को सही करना। सारे पब्लिक का ध्यान था कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट कुछ करेगा, लेकिन नेपोलियन समझ गया कि डायरेक्ट जाके अगर हम उससे लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो मिस्र के पास चला गया कि इसी रास्ते से जाता है, यहीं पर हमला वगैरह करें। और 2-3 बार हमला किया, इसको नुकसान पहुंचाया, फ्रांस में छन के खबर गई, ये एकदम नेपोलियन बोनापार्ट फॉर्म में है, इंग्लैंड को भी ठीक कर रहा है, जनता एकदम पूरा फॉर्म में। लेकिन इंग्लैंड देखा कि यहाँ पे हमको गड़बड़ कर रहा है, तो पूरे तैयारी से गया और नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। जब हारा तो नेपोलियन बोनापार्ट को लगा कि अभी इंग्लैंड को हराना बड़ा मुश्किल है और इधर टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसलिए आराम से वो फ्रांस पहुंच गया। हारने के बाद भी यहाँ लोग एकदम उसको वीर योद्धा की तरह स्वागत किया। कैसे क्रिकेट में तुम किसी को सोचते हो कि मारे और 2-3 बार बढ़िया भी एकदम मारा, और एक बार जीरो पर भी आता है तो लोग ताली लगाता है कि जी कोई बात नहीं, तुम पिछला मैच अच्छा खेला था। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा तो है कि भाई मान लो हर बॉल में विकेट ले रहा है, एक ओवर में मार भी दिया, 2-4 को छक्का भी, तो हम लोग ताली लगाते हैं कि जाए ओवर में ले लेगा, ये है तेज। उस तरह से हारने के बाद भी नेपोलियन बोनापार्ट के लिए देखो तालियां लग रही। और इसका सौभाग्य देखिए, उसी समय 5 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर बेचारा अचानक मर गया, तो एक डायरेक्टर का पोस्ट खाली हुआ, और सारा पब्लिक की तरफ से आवाज आ रहा है यही इसी को बनाओ, डायरेक्टर ही रहेगा तो सही होगा, इस सेना नहीं अभी इसको फ्रांस चलाने। और देखिए ये वैकेंसी इसके जतरा से आगे, और यही वैकेंसी का इसने भरपूर लाभ उठाया। अब 5 डायरेक्टर में नेपोलियन बोनापार्ट भी एक डायरेक्टर के रूप में शामिल हो गया 1799 में। जब ये डायरेक्टर बना तो अब लोगों को चार्ज कर रहा, या आप लोग हम आए, हमारा उद्देश्य डायरेक्टर वाला सिस्टम में भी कई बार फटाफटी वगैरह हो रहा है। मैं चाहता हूं कि 5 को नहीं रहे, 4 रहे, और इसको डायरेक्टर व्यवस्था हटा के काउंसिल व्यवस्था हम करें, और काउंसिल में एक प्रधान हो, 3 उसमें थोड़ा नीचे रहे। इन लोग से भी दस्तखत साइन करा लिया, सदन में प्रस्ताव पारित करा लिया, जो कह रहा है लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। अब डायरेक्टरी व्यवस्था काउंसिल व्यवस्था में बदल रहा है, और नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर रहा है, एक प्रधान काउंसिल होंगे और 3 नीचे के काउंसिल होंगे, बाकी ये दोनों होगा। ये दोनों पास कर दिया तो प्रधान काउंसिल जो बोलेंगे वही होगा, बाकी तीनों को उसके अनुसार से चलना होगा। ये धीरे धीरे अपने मनपसंद लोगों को काउंसिल में शामिल किया, और 1799 के बाद 1800 आते आते अपना प्रभाव हल्का बढ़ा लिया, और धीरे धीरे प्रधान काउंसिल पर जब बैठा तो कहा कि हम जनमत संग्रह कराएंगे पूरे फ्रांस में। जान रहा था पब्लिक मेरे पक्ष में, तो पूरे फ्रांस में एक जनमत संग्रह हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी स्वतंत्रता को कोई बाधित करे। राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है, जनता चुनेगी, और जिसको चुन देगी वो सबसे पावरफुल हो। और जनता एकदम फॉर्म में इसको चुन दी, और वही 1804 में ये घोषणा किया कि हम अब फ्रांस के राजा हैं।
जनमत संग्रह से कहा कि अब हम राजा ही काउंसिल उनसिल तुम लोग का ड्यूटी जो कहते हैं चुपचाप करो नहीं तो हटा के हम ठीक करेंगे। जज को भी अब काउंसिल का जो हेड है राजा वही नियुक्त करेगा, तो जितने जज हैं वो भी हम नियुक्त करेंगे। और अब इसने पूरे लोगों का अपनी ओर ध्यान लाने के लिए कि तुम हमको चुने, इसने इतने सुधार किए कि फ्रांस की जनता ही नहीं पूरे यूरोप इसकी तरफ ललचाई निगाह से देखने लगा कि राजा रहता ऐसा, काश भगवान हम लोग को भी ऐसा राजा दिए होते। बगल का देश सोचने लगा। नेपोलियन सोचो इंग्लैंड को ठीक करने के लिए इसने कई तरह के नेपोलियन, अब यहां से नेपोलियन की दुनिया शुरू हो रही है और ये अंतिम चरण। अब सोच लो कहां से कहां व्यवस्था जा रहा है। राजा है, राजा को मार उड़ के गणतंत्र है, रॉबस्पियर मार के आतंक मचाए हुए है, तब डायरेक्टरी शासन है और इसने डायरेक्टरी शासन को हटा के काउंसिल पद्धति कर दिया, एक प्रधान, और 1804 आते आते स्वयं को ही फ्रांस का राजा घोषित किया। अब राजा के घोषणा के बाद अब देखिए ये जो नक्शा देख रहे हो, थोड़ा ये ब्लर हो गया लेकिन चलिए देखें, ये जो मानचित्र आप देख रहे हो गहरा आश्चर्य होगा। जितना फ्रांस बस इतना ही था, समझ लो फ्रांस इतना ही था, देखते देखते 40 देश जीत गया। 40 कंट्री, जितना बोलू देख रहे हो सब, ये सब इसके प्रभाव में देखते देखते सब जीते। 40 देश जीतने वाला नेपोलियन बना। एक दो नहीं, यूरोप का 40 कंट्री जीत गया। कारण हर देश से इसको स्पेशल निमंत्रण आए कि मेरे यहां आइए, हम आप जैसे लोग को खोज रहे हैं, हमारे राजा को ही मारिए और हम आपके तरफ से होंगे। क्यों? ये राजा कानून अलग अलग रखा है, अमीर का अलग, गरीब का अलग। नेपोलियन का तो बहुत गलत बात है, हम आ जाएंगे तो एकदम एक कर देंगे कानून, तो जी आ ही जाइए तब एकदम एक कर दिया। देखिए क्यों कैसे कर रहा है, जो समझ रहा है। नेपोलियन एक अलग वेरायटी लोगों को दे रहा है और कह रहा है कि हम आएंगे तो हम ऐसे कर देंगे, तो दूसरा देश के लोग निमंत्रण दे रहा है और देखते देखते 40 कंट्री पर अधिकार कर लिया। अपने देश में भी उम्मीद से ज्यादा सुधार किया। जनमत संग्रह करा के हेड बनने के बाद इसने अब नया चीज किया कि हम अपने कोई नागरिक पर टैक्स नहीं लगाएंगे। कोई टैक्स नहीं है। सोचो नागरिक पर पहले उतना टैक्स लग रहा था, कोई टैक्स नहीं। बड़ा सब प्रसन्न हुआ कि देश कैसे चलेगा, तो हम चलाएंगे ना युद्ध विजय करके, हमेशा जीतेंगे और जौन क्षेत्र जीतेंगे वहीं पर भेज करके लाएंगे, उससे देश चले। फ्रांस की जनता तो बड़ा प्रसन्न है कि बहुत बढ़िया है, सेना का भार जीते हुए क्षेत्र पर सौंप देंगे। पूरे फ्रांस में सड़क और रेल का जाल बिछाया। 1800 ईस्वी में पहली बार नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। जैसे बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हो, उसी तरह बैंक ऑफ फ्रांस नेपोलियन का बनाया। उसके पहले बैंक का क्या जरूरत है, लुई 16वां और लुई 14वां बैंक बनाएगा, वो अपना बैंक भरता था। तो देखिए इसने प्रयास किया कि हम सबको फेवर में ले लें। इसने उद्योग वाले को भी कहा कोई फैक्ट्री बनाते हो उत्पादन, लोग समझ ही नहीं पाते कि कैसे काम करेगा, तो उसके लिए प्रदर्शनी गांव गांव ले जाओ, मशीन दिखाओ, गांव वाले को समझाओ कैसे काम करता है, इतना प्राइस है और फिर उसको दो, और सब उसके पास स्वदेशी वस्तु अपनाओ। ये सब कर करके बहुत बढ़िया इसने समानता के मुद्दा को ही राष्ट्रीयता और सैन्य मुद्दा बना दिया कि राष्ट्र आगे बढ़े, सेना आगे बढ़े। अब लोग कहा कि तो मिल ही गया है, तो नया मुद्दा मिला हुआ। क्रांति देखो कहां से कहां चल दिया। उसी तरह का जैसे नौकरी के बाद कई लोग अब शराब की ओर चल देता है, ये तो मिल ही गया, अब वीआईपी स्टेटस कैसे बनेगा, तो एक आप खींचेंगे नहीं तो स्टेटस कैसे हो। तो क्रांति दूसरे मार्ग पे चल दी। ये मार्ग पे अब जरा ध्यान से समझिए, इसने अब नेपोलियन कोड बनाया और कहा कि हमारे 40 कानूनों, देश के विजय से भी बड़ा महान काम नेपोलियन कोड। देखो अपने 40 विजय से भी बढ़िया नेपोलियन ने कहा कि मेरा नेपोलियन कोड, कोड बने कानून। इसने कहा किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा, सामंतों की सब पावर सीज्ड हो जाएगी, बुर्जुआ वर्ग के हित में ही कानून बनेगा, बुर्जुआ माने मध्य वर्ग, मध्य वर्ग के हित में ही कानून बनेगा। और महिलाओं को इसने पुरुषों के अधीन रखा कि महिलाओं को कोई पावर वोट उठा नहीं, जो पुरुष कहता है चुपचाप वही सुनना। श्रमिकों को भी इसने कोई पावर नहीं दिया, क्योंकि मध्य वर्ग का लीडर है ना, इसलिए इसने श्रमिकों को भी कोई पावर नहीं दिया। अपने नेपोलियन कोड में मजदूरों के लिए भी कहा कि मालिक जो तय कर रहा है मजदूरी वही है तुम्हारी। अब देखिए इसके नेपोलियन कोड बनने के बाद कई देश में मध्य वर्ग इसको आमंत्रित कर और उसी का लाभ उठाते उठाते 40 जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड को इसने सोचा कि अब हम ठीक करें। अब देखो यहीं से टर्निंग आ रहा। अब इंग्लैंड को कैसे ठीक करें, तो देखिए अब यहां पे फ्रांस देखते देखते 40 कंट्री पर कब्जा रखा है। यहां बढ़िया देश अभी बचा हुआ कौन है, ऑस्ट्रिया, बाकी सब कब्जा। इस साइड में बचा हुआ कौन है, रूस, कब्जा नहीं है। इधर बचा हुआ कौन है, इंग्लैंड। फ्रांस के बगल में ही आपको मालूम है कि इस साइड में हमारा अगर इधर चले तो स्पेन, स्पेन से भी इधर चले तो पुर्तगाल। सुनिए अब ध्यान से, बड़ा बढ़िया से सुनना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी गहराई पर नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे हम चाहते हैं गहराई आपको मिले थोड़ा। देखिए अब कंडीशन कहानी का टर्निंग क्या है। इसने डायरेक्ट देखा कि हम सबको जीत गए, लेकिन इंग्लैंड नहीं जीत पाए। 40 देश भले जीते लेकिन इंग्लैंड नहीं जीत पाएंगे, कारण इंग्लैंड के पास नौ सेना मजबूत है और हमारा स्थल सेना मजबूत है, इसलिए हम स्थल में जीते। तो 1806 में इसने कहा कि कोई बात नहीं, 40 देश जीते हैं ना, इसलिए नया नियम, इस पूरे महाद्वीप में इंग्लैंड से अगर कोई सामान खरीदेगा तो हम उस पर हमला करेंगे, हम उसको आर्थिक पंगु बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, सामान बिकने नहीं देंगे, और सामान जब नहीं बिकेगा तो मेरा फिर चलती है। और इस नियम को महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, जो नेपोलियन का मतलब इस महाद्वीप में इंग्लैंड का सामान कोई ना खरीदे, ऐसा नेपोलियन ने नियम लाया। खरीदोगे हमला करें। अब यहां तक सब जीता हुआ उसका है, तो इंग्लैंड क्या किया, अपना सामान पुर्तगाल में भेजे, स्पेन में भेजे, इधर उसका प्रभाव कम है और यहां से पूरे यूरोप में लगभग डंप होना शुरू हो। 2 साल बाद इसको मालूम चला इधर से सामान अभी आ रहा है, तो ठहरो, स्पेन पे ही हमला कर दिया। और देखिए आगे आएगा, स्पेन के फोड़ा नहीं एक ऐसा घाव दिया जिससे नेपोलियन बर्बाद हो। फुंसी देखता है ना, वही फुंसी है वो स्पेन का है, और वैसा फुंसी होगा कि इसको कैंसर धर ले। तो ये कहानी का बड़ा यू टर्निंग। एक कहावत सुना होगा, बंदर के घाव पोर्सिसिया में। पोर्सिसिया समझता है तुम लोग? अरे कोई बीमार पड़ा तो देखेगा क्या कैसा तबीयत, इसको पोर्सिसिया का। तो कहावत है बंदर के घाव पोर्सिसिया में, मतलब समझा, अगर बंदर के घाव हो गया तो मर जाएगा, पोर्सिसिया में ही मर जाएगा, देखने में ही मर जाएगा। जैसे बंदर को अगर जख्म है कहीं पे थोड़ा सा, तो अगला बंदर आएगा, आए जख्म है, पोर्सिसिया करता है, कितना है देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको ऐसे करके पोर्सिसिया किया और थोड़ा बढ़ा के निकल लिया, अगला फिर पोर्सिसिया में आता है। और इसी तरह से अगर 50 बंदर उसका पोर्सिसिया किया तो बेचारा वो मर जाता है। इसलिए कहावत है बंदर के घाव पोर्सिसिया और मरते। वही लक्षण देखो यहाँ स्पेन का फोड़ा। देखिए स्पेन के फोड़ा शब्द कभी भी आएगा तो समझना कि नेपोलियन को बर्बाद करने के लिए आ रहा। और इस टर्म पर जरा ध्यान दीजिए, नेपोलियन ने क्या किया, स्पेन पर हमला कर दिया।
और स्पेन पे हमला करने के बाद एक बेलन के युद्ध में उसको हरा भी दिया और अपना ही भाई जोसेफ बोनापार्ट उसको स्पेन का हेड बना दिया और कहा कि हम थोड़ा इधर सब देखेंगे, इधर बढ़िया से कब्जा कर लो, सामान ना आए। इंग्लैंड देखा कि इधर मामला गड़बड़ हो रहा है तो तब तक रूस को पटा लिया कि तब उधर से सामान आए। रूस और कमजोर देश था, वो जापान के साथ भी हार चुका। तो अगर कोई आदमी मना किया रहे और में कोई कमजोर आ जाता है तो पहले उसी को पीट देने का इच्छा करता है कि इसको पीटने में दिक्कत नहीं, कमजोर। तुम देखना दो आदमी लड़ रहा है, उसको कोई अगर बोले और मजबूत है तो आदमी हल्का दबता है, कमजोर है तो इसको छोड़ के पहले उसी को पीटता है। वही हाल है जब इंग्लैंड रूस को सामान दिया और रूस से आने लगा, फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट कहा कि ठहरो, अब हम समझ गए, एकदम मास्को अभियान करेंगे, रूस की राजधानी मास्को है वहां तक जाएंगे और 6 लाख सेना लेके चल दिया। 6 लाख सेना के पूरे बर्बाद कर देंगे रूस। जब तक सेना इधर लेके गया तब तक इंग्लैंड इधर मदद किया, जोसेफ बोनापार्ट को इधर से लोग खदेड़ दिए, उधर गया तब तक इधर साफ हो गया। ये देखो फोड़ा धीरे धीरे जख्म में बदल रहा है। अब इधर हालत क्या है देखो, अब किस्मत इसी को कहा जो इतना जीतने के बाद भी शांति में नहीं रहा, 6 लाख सेना लेके मास्को गया तो रूस के राजा अलेक्जेंडर प्रथम ने डिसीजन लिया कि हम जीत नहीं पाएंगे उससे, स्थल सेना मजबूत है। इसीलिए अपने सेना को कहा कि सुनो, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा तुम लोग की ड्यूटी लड़ना नहीं है, वैसे वैसे गांव के लोग को हटा के उसके घर में आग लगाते पीछे पड़ना, पूरे गांव को बर्बाद कर देना है, अपने ही गांव, सारे लोगों को पीछे हो, पूरे गांव में आग लगा दो, फसल देते हैं उसमें आग लगा दो, सब नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो और पीछे लड़ना नहीं। अब इस तरह से पीछे हटने का एक नया सिस्टम आया। नेपोलियन तो जगह लड़ता था, वो क्यों ऐसा कर रहा था? वो कहा कि सब गांव बर्बाद कर दोगे, तू 6 लाख सेना लेके चला तो खाएगा कहां? अगर तुम घर छोड़ दोगे तो सबका रूम चेक करेगा, ड्राम में अनाज है, फलाना है, तो खाने पीने का उपाय करेगा, कुछ रखो ही नहीं, सब लड़ा। तो 6 लाख खाएगा कहां? भूखे रहेगा तो कितना दिन भूखे रहेगा? अपने सही होगा। और सारा फसल बर्बाद करते हुए अपने सेना को बैक गियर धरते। ये लोग बेचारा दुख में, कष्ट में और बढ़ो कुछ कुछ खाते पीते हल्का मास्को तक पहुंच गए। 6 लाख सेना मास्को पहुंच गया है, जिसमें रास्ते में ही 1 लाख मर गया भूखे प्यासे, क्योंकि वो लोग जहां था बैक गियर के सिस्टम में सब चीज खराब करते जा रहे थे। अब 5 लाख सेना जब मास्को पहुंचा, अलेक्जेंडर प्रथम को सोच रहा है नेपोलियन बोनापार्ट अब आके माफी मांगेगा, पैसा उसा लेंगे और फिर उसको कुछ करेंगे, लेकिन वो और मास्को छोड़ करके साइबेरिया भागे, वो और पीछे भागे। और साइबेरिया में इतनी ठंड पड़ती थी कि वहां रहने वाले लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे, इतने सेना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उतने बजाते व्यवस्था से नहीं चले। तो मास्को को घेरा बंदी करके 2 महीना 5 महीना 6 महीना रहा और तब तक मास्को में ही इसके कुछ जो सेना मरे थे उससे महामारी फैल गई। चला था 6 लाख सेना लेके, जब कोई मरने लगे तो अंतिम में लगा कि भागो नहीं तो हम ही मर जाएंगे। इसके लौटते लौटते अब तो रास्ता में जहां गरी खमान घटा हुआ था, आते आते पैदल चलने की शक्ति नहीं रही, 5.5 लाख सेना मर गए। 6 लाख लेके गए थे, 50,000 लेके पहुंचे हैं, 5.5 गंवा दिए। इधर अलेक्जेंडर प्रथम जैसे जैसे सुने बढ़ रहा है, अपना गांव वाला के कहा कि बस ठीक है, बस आते चल जाओ। देखिए कितना बेजोड़ लड़ाई रही मास्को अभियान, और मास्को अभियान ने नेपोलियन बोनापार्ट को जस्ट बर्बाद जैसा कर दिया। अब यहां आके फिर देखा कि हमारा भाई ही जोसेफ बोनापार्ट को भगा दिया, फिर अब तैयार है, लेकिन इसकी अब सेना शक्ति उतनी है नहीं। इधर दूसरी ओर 40 देश में नेपोलियन बोनापार्ट एक ही काम किया, राजतंत्र खत्म करो और लोकतंत्र स्थापित करो, हम उसका हेड रहेंगे। इधर जब ये अपने भाई को हेड बनाया तो स्पेन के लोगों ने यही कहा कि लोकतंत्र में हम ना हेड बनाएंगे, इसको क्यों भेज दिया? और इसी कारण ऐसा विद्रोह हुआ कि अब इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया ये आपस में मीटिंग कर रहा है कि अभी भी मौका, अगर नेपोलियन को हम लोग नहीं सरियाएंगे तो ये फिर कब क्या करेगा ठिकाना नहीं। और इसीलिए सारे राजा एक साथ मिल करके और 1813 में लिपजिंग का युद्ध किए, और लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। और हारने के बाद ये सब कहे कि है राजा, जाने दीजिए कोई बात नहीं, इसको एक छोटा इटली के पास द्वीप था एल्वा द्वीप, कहे कि वहीं के राजा रहो, तुमको दास नौकर जो चाहिए एल्वा द्वीप पर दे देते हैं, इतने में शासन करो। अब देखिए इसको एल्वा द्वीप भेज दी। नेपोलियन बोनापार्ट कुछ दिन एल्वा द्वीप पर रहा, फिर कहा कि गलती हो गया, ज्यादा हम चल दिए थे, कोई बात नहीं, खाली फ्रांस का हम राजा रहेंगे, छोड़ो इधर उधर नहीं रहेंगे। एल्वा द्वीप से फिर आके पूरा फ्रांस धर लिया। कोई लोग देखा फिर फ्रांस धरा है, गड़बड़ करेगा। तो यही आस्ट्रिया के मेटरनिक, इधर रूस, इंग्लैंड, फिर सब मिलकर के 1815 में एक भयंकर लड़ाई करते हैं, वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इसमें फिर नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। और अबर इन लोग कहे कि अबर ऐसे नहीं काम चले, इसको अबर भेज देना है सेंट। मार नहीं सकते थे क्योंकि उसके सपोर्टर इतने थे कि हंगामा करते थे, उन राजा के खिलाफ विद्रोह की संभावना है, इसीलिए लोग जीवित छोड़ के केवल पावर को उतरने में लगे हुए थे। और यही द्वीप है सेंट हेलेना। अब सेंट हेलेना द्वीप पर इसको निर्वासित कर दिया कि राजा नहीं, बंदी की तरह रहो, निकलेगा तो मार दे। और यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट, देखो फ्रांसीसी क्रांति चला था किस लिए, अब पहुंच गया कहां। और यही बच्चा जब रीडिंग करता है तो बेचारे को समझ में नहीं आता है कि कहां से कैसे कैसे भाग। तो तुमको जान के 4 चरणों में बांट दिया, तो क्या ये क्लियर हो गया सबका? अब यहां से सुन लो, जहां वाटरलू खत्म है, यहां से 10वां एनसीईआरटी का पहला लेसन शुरू। देखो 10वां एनसीईआरटी चलेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वहां तुमको सुनाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट, वाटरलू, कहोगे जी क्लियर, 1815 क्लियर। तो वहां से 15 के बाद फिर सोच रहा होगा कि जी अब फ्रांस के क्या हुआ, तो 10वां में पढ़। बोलो कहानी समझ में आ रहा है ना? अब यहां से क्रांति का इंपैक्ट थोड़ा एक कम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन हम लोग एक क्लास और लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति पहला लेसन खत्म। तो कल के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल हो सकता है कि एक बैच का थोड़ा उन लोग का घिसना है, तो हो सकता है कल अगर नहीं रहे परसों फिर क्लासेस हो जाएगा, उन लोग का शेड्यूल बनाया हुआ है कल लंबा दिन भर का, तो अगर उस बैच में रह गया तो इसमें आपका कम रहेगा। तो परसों लेकिन क्लासेस इधर कंटिन्यू आपका चलते रहेगा और हम लोग इसी अंदाज में आराम से धीरे धीरे पूरे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एक बार पूरे सुन ली तो हिस्ट्री वाला जो रोग है ना वो खत्म हो जाए। कई लोग हैं कि हिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता ही नहीं है, तो बरहमा जाते जाते जब इंडियन आ जाएंगे ना, तो अच्छी बात है कि वर्ल्ड पढ़ के इंडिया में घुसोगे तो पढ़ने का आनंद 10 गुना बढ़ जाए। तो वर्ल्ड पढ़े रहने पर इंडियन पढ़ाते हैं तो बड़ा मजा आता है कि हाँ बच्चे पूरी बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपका कल या रूटीन देख लीजिएगा, नहीं तो फिर परसों निश्चित है वो क्लासेस आगे करेंगे। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? चलिए तो अभी क्लास हम लोग का यही तक। कितने बजे से क्लास होता है इसके लिए टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर जुड़ जाओ, वहां रूटीन डाला रहता है, उस रूटीन से बढ़िया से देख लोगे, उस अंक के अनुसार से डेली क्लास होगा। चलिए बढ़िया लगा सबको क्लास?
ऑनलाइन वाले बच्चे। लास्ट में हम लोग बातचीत भी रखते हैं, लास्ट में आपसे कोई भी दिक्कत रहे कुछ है तो उसको बात कर सकते हैं। ऐप पे टाइम नहीं, टाइम टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे बता ही दिए, उस पर जुड़ जाइए। चलिए मजा आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। अभी लैपटॉप का एडिशन नहीं, अभी केवल एंड्रॉइड मोबाइल में चलेगा। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में एक दिन बाद, पीडीएफ की टीम अलग है, वो आपको अपलोड करते चले जाएंगे। सारा का पीडीएफ भी मिलेगा, टोटल पीडीएफ आपको मिलेगा, इसलिए पीडीएफ की चिंता ना करें। चलिए बहुत बढ़िया लगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए थैंक्स, धन्यवाद सभी को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।